नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। प्रदेश के समग्र विकास और जनसेवा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। मंत्री परिषद के सदस्यों के अनुभव को प्रदेश के लिए उपयोगी बताते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि उनके दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक अनुभव का सीधा लाभ जनता तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभाएगा और इसमें मातृशक्ति की भागीदारी निर्णायक साबित होगी। जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं हमसे रखी जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आप सबको नवरात्रियों की बधाई हो और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उसी विकास के मैप को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में, प्रदेश के हित में जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा। देखिए, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जब कभी कोई दायित्व मिला है उसका उसी रूप में निर्वहन किया, चाहे संगठन के रूप में काम करने का अनुभव हो, चाहे सरकार के मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। आज केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा ताकत के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए नए और अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। हरिद्वार से मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को शामिल किया गया, और जबकि देहरादून से खजान दास, उधम सिंह नगर से भरत चौधरी और कुमाऊं क्षेत्र से राम सिंह खेड़ा को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये विस्तार संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने के साथ साथ हर क्षेत्र को साधने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि नवनियुक्त मंत्री इस कम समय में अपने काम और प्रदर्शन से कितना असर छोड़ पाते हैं और क्या जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। कालाढूंगी में वाल्मीकि मंदिर परिसर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल आपको ये बताएं कि नगर पालिका द्वारा मंदिर परिसर में निर्माण कार्य कर पार्किंग बनाए जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए और नाराज लोगों ने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मांग की है कि मंदिर परिसर की जमीन को मुक्त कर उसे वापस मंदिर को सौंप दिया जाए। प्रदर्शन के बीच सफाई कर्मचारियों ने भी सामूहिक कार्य बहिष्कार किया, जिससे नगर की व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार का कहना है कि प्रशासन और वाल्मीकि समाज के बीच चर्चा जारी है, वार्ता जारी है और जल्द ही कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि ये विवाद बातचीत से सुलझता है या फिर आंदोलन और तेज होता है।
वो टाइल्स बिछाने का कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। इसी मद्देनजर जो है इनसे वार्ता की गई है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला है। अभी पुनः दोबारा वार्ता के बाद जो है अन्य सचिव एवं समस्त बोर्ड के प्रयासों से इसका उचित निर्णय किया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा हमारे प्राचीन वाल्मीकि मंदिर की भूमि पर जबरन जो है सरकारी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके विरोध में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो शहर की सफाई व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से हमने बहिष्कार कर रखा है। कब तक, जब तक मंदिर की भूमि हमारे पक्ष में नहीं आ जाती, नगर पालिका हमारी सारी बातें नहीं मान लेती, तब तक यह धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार जारी रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल खबर हरदीवाल से है, जहां पर दिल्ली हाईवे के नियमों को ताक पर रखकर चल रहा रोमियो लेन बार अब सवालों के घेरे में है। आरोप ये है कि रोमियो लेन बार में आबकारी नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर नियमों के मुताबिक रात 11 बजे के बाद शराब परोसना प्रतिबंधित है। वहीं इस बार में देर रात तक न सिर्फ एंट्री दी जा रही है, बल्कि शराब भी परोसी जा रही है और तेज संगीत यानी म्यूजिक के बीच पार्टी का दौर भी जारी है। इधर स्थानीय लोगों और छात्रों ने भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है। आसपास शिक्षण संस्थान होने के चलते देर रात तक शोर शराबे से पढ़ाई भी प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यशैली और कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। आरोप ये है कि लगातार शिकायतें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे बार संचालक के हौसले बुलंद हैं। तो वहीं शहर में ये भी चर्चा है कि किसी रसूखदार व्यक्ति के संरक्षण में ये बार संचालित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में सख्ती दिखाता है या फिर नियमों की अनदेखी का ये खेल यूं ही जारी रहेगा। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां देहरादून के प्रेमनगर में मिले अज्ञात महिला के शव से सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए पति को ही आरोपी बताया है। तो वहीं शहर में रमजान, ईद और नवरात्र जैसे बड़े त्योहारों के एक साथ पड़ने के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। इन दोनों अहम मुद्दों को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ने दरअसल एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल से खास बातचीत की है। आपको सुनवा देते हैं। देहरादून के प्रेमनगर में हुए मर्डर का खुलासा जो है देहरादून पुलिस ने कर दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल। सर, किस तरह से देखते हैं जो अब खुलासा जो है इतनी जल्दी कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला था? 11 मार्च को एक महिला का अज्ञात शव प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बाला सुंदरी मंदिर के पास में मिला था। उसके बाद से लगातार एक चैलेंज के रूप में पुलिस के द्वारा लिया गया था, क्योंकि मामला अज्ञात महिला शव से रिलेटेड था और अज्ञात हत्या से था, इसलिए पुलिस द्वारा स्वयं ही इसमें वादी बन के मुकदमा कायम किया गया था। धारा 103 BNS में मुकदमा कायम किया गया था और पिछले लगातार एक हफ्ते से पुलिस जितने भी आसपास के करीब 30 से ऊपर जो महत्वपूर्ण करीब 5000 से ज़्यादा लोगों के हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की गई थी, उसी का आज आउटकम है कि ये ऑपरेशन क्रैकडाउन भी इस संबंध में कि इसका खुलासा आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है और अभी ईद भी आने वाली है और नवरात्रि भी शुरू हो गए, ऐसे में एक सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है प्रदेश में। किस तरह से देखते हैं, अब देहरादून की भी बात कर ली जाए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कितनी? देखिए, रमज़ान, अलविदा जुमा और ईद के साथ साथ नवरात्र के भी महत्वपूर्ण त्यौहार अभी चल रहा है और इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए संपूर्ण देहरादून क्षेत्र को विभिन्न जोनों में और सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण स्तर के अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। पर्याप्त पुलिस बल इनको दिया जा चुका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक का जो प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, ट्रैफिक में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एसपी ट्रैफिक को नोडल बनाया गया है। मुझे यकीन है कि इस पूरे त्योहारी सीजन को पुलिस के द्वारा बहुत ही संयमित तरीके से और संवेदनशील तरीके से पूर्ण कराया जाएगा। ये थे एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि रमज़ान का मौका चल रहा है, ईद भी आने वाली है और अब नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो ऐसे में एक सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है। तो एसएसपी देहरादून का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके की कोई भी जो है समस्या देखने को ना मिले। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ मैं हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आज नव संवत्सर के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में स्थानीय लोग, युवाओं और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने पूरे बाजार क्षेत्र में आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय और उल्लासमय बना दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत तरीके से सिद्धि नौला से हुआ। नगर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों से गुजरती इस यात्रा में ढोल, नगाड़ों और लोक गीतों की धुन पर लोग झूमते नाचते नजर आए। जगह जगह पर व्यापारियों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। इस दौरान विभिन्न झांकियों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नव संवत्सर के महत्व को दर्शा दिया गया। दरअसल आयोजकों ने बताया इस दौरान कि इस तरह के आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है। इस कार्यक्रम के समापन पर सभी ने नव वर्ष को हर्षोल्लास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाने का संकल्प लिया। तो शहरवासियों ने, नगरवासियों ने एक दूसरे को नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के इस बहुत ही पवित्र अवसर पर और हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर मैं समस्त प्रदेशवासी को, देशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जहां हमारी संस्कृति, जहां हमारे सांस्कृतिक धरोहर, जहां हमारा रीति रिवाज संरक्षित रहे, वहीं पूरा देश ये हमारा विभिन्न जातियों का है तो एकता का संदेश दे और संपूर्ण राष्ट्र में एक एकता का संदेश देने का प्रयास करें और विकासशील से विकसित देश की ओर हम सब मिलके यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं मुख्यतः अपने पारंपरिक त्योहार हो या हमारे नववर्ष है, इसको हमारी जो नई पीढ़ी है भूलती जा रही है, तो हम विगत कई वर्षों से इसको संचालित कर रहे हैं कि हर एक के पास हमारा नया संदेश मिले, हमारे देश के लिए, उन्नति के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और वास्तव में जो हिंदू सभ्यता है। इधर नवरात्रि के पावन मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिखाई दिया है। विशेष तौर पर सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए, ताकि वो उस कतार में लगे और फिर मां के दर्शन उन्हें हो पाए। 9 दिवस के इस महापर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई है। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हालांकि दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इसी तरह की कतार आज भी नजर आई है। मंदिर परिसर देवी गीतों और जयकारों से गूंज उठा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। श्रद्धालु आता है। आज के दिन जितने भी हरिद्वार के भक्तगण, हरिद्वार के वासी है, सभी मनसा देवी में, चंडी देवी में, माया देवी में जाते हैं और हमारा भी पूरा प्रयास है जितने भी हमारे भक्तगण है सबको माँ भगवती का आशीर्वाद मिले। और बाकी हमने भी यहाँ पूरा प्रयास किया हुआ, मंदिर की सफाई की, स्वच्छता का अभियान हमने शुरू किया है। और अभी लोगों की शिकायत आई थी, गुरुजी यहाँ प्रसाद नहीं मिल रहा है। हमने कहा आगे चल के हम देख लेंगे और बाकी हमारी ओर से जो भी व्यवस्था हो सकती है हमने रखी हुई है। हम यही कहना चाहेंगे माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और आज का जो दिन है नवरात्रों के दिन है, आज माँ भगवती की उपासना अवश्य करें। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी, जिसके बाद तुरंत उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और ज़रूरी उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति पर करीबी से नज़र रखी जा रही है और कई अहम जांचें भी की जा रही है। इधर जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स ऋषिकेश भी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती सतपाल महाराज का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डॉक्टरों का ये साफ कहना है कि स्थिति अभी फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन मॉनिटरिंग भी जारी है।
हरिद्वार, जिसे संतों की नगरी कहा जाता है, वहां से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई। दरअसल कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के बीच भूपतवाला क्षेत्र में संतों के आश्रमों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भूमाफिया और कुछ तथाकथित गुरु आश्रमों पर संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने में लगे हुए हैं और रामेश्वर आश्रम से जुड़े गोपालाचार्य ने आरोप लगाया कि उनके ही गुरु भाई ने आश्रम पर कब्जा कर लिया है, मंदिर को नुकसान पहुंचाया और संपत्ति बेचने की कोशिश भी की। विरोध किया गया तो विरोध करने पर उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वे पिछले 20 दिनों से होटल में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक न्याय की गुहार लगाई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब संत ही सुरक्षित नहीं तो कुंभ की भव्यता और दिव्यता के दावे कितने मजबूत हैं। उन्होंने इस आवेदन को पढ़ा, कागजात देखा तो उन्होंने कहा इन्होंने मंदिर को कैसे बेच दिया, कैसे खुर्द-बुर्द कर दिया। मंदिर को बेचने का किसी महंत को, ट्रस्ट को अधिकार नहीं है। ये कानूनी रूप से इन्होंने गलत किया है और इसके लिए मैं कठोर कदम उठाते हुए इसकी जांच कराऊंगा और दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर सजा दूंगा। तो वहीं सितारगंज कोतवाली में आगामी ईद उल फितर की त्योहार के मद्देनजर सितारगंज कोतवाली में तहसीलदार हिमांशु जोशी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक में बिजली, पानी और नमाज के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के समक्ष अपनी बात भी रखी और इस पर भूपेंद्र सिंह धोनी ने मुस्लिम समाज के लोगों को अमन चैन से ईद के त्यौहार को साथ मनाए जाने की अपील की और मुस्लिम समाज के लोगों को ईद उल फितर की बधाई भी दी। तो की आवश्यकता ही नहीं है मीटिंग, लेकिन इस बहाने हम भी आ जाते हैं, पुराने चेहरे देख लेते हैं और बातें हो जाती हैं। तो सारी बातें सहमति बनी है। मेन चीज़ें जो बताई, सुबह 5 बजे से लाइट का और पानी कम से कम 10 बजे तक, जैसे कि नमाज का टाइम होता है वो रहे, तो वो नोट करवा दिया उनको। साफ़ सफाई बता दी गई है और जो हमारे पुलिस के हैंड से है जो भी सारी व्यवस्था रहेगी, जो हमारे जानवर पालक हैं उनको बता दिया जाएगा, बाड़े में रखेंगे वो। और इंस्पेक्टर साहब ने ड्यूटी पॉइंट सारे के सारे यहाँ लगा दिए हैं। और हम ईदगाह की बात करें नमाज की, तो उस दौरान हम लोग जो हैवी ट्रैफिक है उनको रोकेंगे, क्योंकि उसके शोर से फिर थोड़ा सा ईद में व्यवधान पैदा होता है। थाना सितारगंज में अमन चैन मीटिंग की गई। इसमें हमारे क्षेत्र के सीओ साहब और हमारे सितारगंज के कोतवाल साहब मौजूद रहे और तमाम क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग भी आए, सम्मानित लोग और तमाम लोग आकर, और उसमें ये बात की गई जैसे कि यहाँ की कुछ समस्याएं थी, हम लोगों ने बताई। तो हमारे सीओ साहब ने और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि हर बार मीटिंग की जाती है। और हमारे सीओ साहब ने एक बात कही जो कि बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ हम लोग सिर्फ मुलाकात के बहाने बैठ जाते हैं, वरना सितारगंज का क्षेत्र ऐसा है कि पूरी तारीख गवाह है इस बात की कि आज तक कभी हिंदू मुस्लिम कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है और ना ही इंशाल्लाह होने देंगे। कोटाबाग के मुसाम बंगर क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार दिखाई दे रहा है। दरअसल जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अब सिर्फ फसलों को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि लोगों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये इलाका कालाढूंगी रेंज के अंतर्गत आता है और इस समस्या को लेकर वे कई बार वन विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। किसान कमल जोशी ने बताया कि जब वे अपनी समस्या लेकर वन विभाग को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो रेंज में कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं मिला उन्हें। तो वहीं किसान हर किशन पांडे का कहना है कि ग्रामीण पूरी रात हाथियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार और वन विभाग दोनों से फसलों के नुकसान का मुआवजा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। देखिए, मुख्य समस्या है हमारा जो क्षेत्र है वो काश्तकारों का क्षेत्र है और 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। लगातार कई वर्षों से जंगली जानवरों का वहाँ उत्पात हो रहा है
कई बार सूचना मौखिक रूप से भी दी गई है, लिखित रूप से भी की गई है। परसों रात को हाथी के द्वारा एक एकल हाथी आ रहा है और उसने बहुत ही उत्पात मचाया, कई फेंसिंग तोड़ दी जो हमारी व्यक्तिगत हमारे द्वारा बनाई गई थी, वो फेंसिंग तोड़ दी है। लगभग एक काश्तकार 2-2 ढाई लाख रुपए का नुकसान करके गया, फसल खा दी है। उसके बाद कल सूचना दी गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, मैंने खुद फ़ोन किया था, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम थोड़ी देर में आते हैं या दिन में आते हैं या 1 घंटे बाद आते हैं, 2 घंटे बाद आते हैं। सुबह से लेके शाम तक इंतजार हो गया, शाम को फ़ोन आता है कि हमारे ये अधिकारी वहाँ चले गए, वो अधिकारी वहाँ चले गए और शाम तक कोई नहीं आया। हाथी गेहूँ खा गया है और हाथी हमारा पीछा कर रहा है और हमें अपनी जान मारना खतरा है। हमने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, वहाँ गश्त में कोई भी नहीं आया और पूरी रात भर हम घर से बाहर निकले। काम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला जनपद पौड़ी के चौबटा खाल क्षेत्र से सामने आया है। दरअसल धसमाना गांव में इनका आतंक दिखाई दे रहा है, जहां पर गुलदार ने 11 साल के एक बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया ये जा रहा है कि बीती देर शाम बच्चा अपने घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा पूरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, तो वही ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश और नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई या कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द इस आतंक से निजात दिलाने और इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात, और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे। CHC सिक्योरिटी रेफर होकर आया। बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर था उस समय नहीं थी, और बच्चा बिल्कुल अभी भी वैसे स्वस्थ है, लेकिन बच्चे का यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग CT स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो CT स्कैन कराया तो देखा गया कि उसके पीछे सर की हड्डी पे एक फ्रैक्चर है, जो कि अंदर धंस रहा है फ्रैक्चर, जिसके लिए हमें एक न्यूरोसर्जन को भी दिखाना आवश्यक पड़ेगा। हालांकि बच्चे को इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है और बच्चे का इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। न्यूरोसर्जन को दिखाने के बाद अगर उसमें कुछ नहीं करना है तो वापस बच्चे को यहाँ पे रखा जा सकता है या बच्चे को घर भी भेजा जा सकता है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस लाइन रोशनाबाद में वार्षिक निरीक्षण किया। इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने परेड की सलामी तो ली ही, साथ ही जवानों की फिटनेस का जायजा लेते हुए उनके साथ दौड़ भी लगाई। एसएसपी ने ड्रिल अभ्यास को परखा और बदलती जीवन शैली में फिटनेस को बेहद जरूरी बताते हुए जवानों को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित भी किया। इसी मौके पर उन्होंने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का भौतिक निरीक्षण किया, जिसमें शस्त्रागार, स्टोर, परिवहन शाखा और आदर्श भोजनालय शामिल रहे। एसएसपी ने वाहनों की समय से सर्विसिंग, असलाह की साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश पारित किए। साथ ही जवानों से संवाद कर उनसे चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और संतोष जताते हुए उन्हें और बेहतर करने के निर्देश भी दिए। पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने 100 में कहा तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यूरोसर्जन के लिए आगे के लिए कहे। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।